उसने इस पूरी कॉज को डैमेज किया। ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, बट ओवरऑल अगर आप पूरे मैच को देखेंगे तो उनके 14 बॉल डिफरेंस क्रिएट कर गए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक मॉडर्न डे क्रिकेट का अगर आपने मैच देखना है कि दुनिया कहाँ जा चुकी है, तो आज का मैच देखिए। आपने अच्छा समाप्त किया। वैसे इस फॉर्मेट में विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ऐसे मैच में जब बड़े रन पड़ रहे हैं बहुत छोटी होती है। आपके ख्याल में क्विक कि इंग्लैंड के पास 2 अपॉर्चुनिटीज नजर आई, मुझे हो सकता है आप लोगों ने भी नोटिस किया। एक तो जो कैच ड्रॉप हुआ सैमसन का ब्रुक से, और दूसरा जो आपने मेंशन किया सैम करन के 18-14 पे। ये 2 विंडोज थी गई थी। ज्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट मैच का कौन सा था? अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे लगता है कि संजू सैमसन जैसे बंदे का कैच छोड़ना इनिशियली वो उनको काफ़ी डेंट डालता, क्योंकि उनकी बैटिंग की वो एक दीवार बन के पिछला मैच भी उन्होंने जितवाया, और फिर जैसे ही कैच छूटा अगले ही बॉल पे मिड विकेट पे छक्का मारकर उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब तुम्हारी खैर नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो एक डिफाइनिंग मोमेंट था। अदरवाइज ये नहीं कि इनकी बैटिंग में स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो जो ओवरऑल पूरा सेटअप था वो शायद इतना आसान ना होता जितना संजू सैमसन की बैटिंग ने कर। ज्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो। अच्छा, और जिस तरह आपने टर्निंग पॉइंट्स की बात की, फील्डिंग पे भी आ जाते हैं सना, बिकॉज एक ड्रॉप कैच जो कि हैरी ब्रुक ने किया संजू सैमसन का, उसके बाद उनकी तरफ से अगर देखा जाए जो उनका फील्डिंग एफर्ट नजर आया, अक्सर पटेल का जो नजर आया, जिस तरह से उन्होंने 2 कैचेस किए और कंट्रीब्यूट किया, वो कितना बड़ा डिफरेंस था? बहुत बड़ा डिफरेंस था। वो भी एक इंग्लैंड की बैटिंग के टर्निंग पॉइंट्स थे, क्योंकि दोनों विकेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक हैरी ब्रुक की विकेट थी जो अक्षर पटेल का पहला कैच था बुमराह की बॉल पे, जो स्लोअर वन बुमराह ने पहला ही बॉल करा के जो स्लोअर वन कराया। बहुत मुश्किल कैच होता है जब आपको वापस भागना पड़ता है। बुमराह की भी बहुत इंटेलिजेंट आते साथ पहला बॉल ही स्लोअर वन, और हैरी ब्रुक की विकेट। ये आप ओवरऑल डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस कवर 24 मीटर्स और वो भी रनिंग बैकवर्ड्स। सो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच। और ये दूसरा विल जैक्स का अगर हम दिखाएं, आई थिंक ये वो दूसरा कैच है बाउंड्री पे फुल जाते हुए, और अवेयरनेस वंस अगेन अक्षर पटेल 21 मीटर्स नाउ गोइंग ऑन टू हिज लेफ्ट, और फिर ऑब्वियसली 7 रैली फील्डर्स वहाँ पर मौजूद थे। तो ये दोनों भी बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट्स थे। हैरी ब्रुक का अपनी जगह पर, क्योंकि जिस तरह जेकब बेथेल इनिंग्स खेल सकते हैं, हैरी ब्रुक इस पिच पे बिल्कुल वैसे खेल सकते थे। और उसके बाद जब विल जैक्स जो इस वक्त बेस्ट फॉर्म में इस वक्त नज़र आए पूरे वर्ल्ड कप में, वो और जेकब बेथेल की आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप जारी थी। ये दूसरा कैच उस मोमेंट का है। सो वो पार्टनरशिप तोड़ने के लिए कुछ स्पेशल करना था। तो इंडिया, जिस तरह हफीज़ भाई ने भी बात की, दे रियली वांटेड टू विन। बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फील्डिंग हो, उन्होंने अपना ऑल दिया और मज़ा आया। आज एक आउटस्टैंडिंग लेवल ऑफ क्रिकेट हमें देखने को मिली, तो बहुत मज़ा आया देखने का ओवरऑल मैच। संजू सैमसन की बात करते हैं, जैसे कि अभी हफीज़ ने भी कहा कि अगर आप ऐसे प्लेयर का जो इस काइंड ऑफ फॉर्म में हो ड्रॉप करे कैच, तो वो फिर आपको सज़ा ज़रूर देगा। 8 मैचेस में 4 की मेन की बारी आई है इस वर्ल्ड कप में। हमने डिस्कस किया कि दोनों हाथों से ग्रैब किया। इनकी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में 2-3 बातें फिर सुनने को मिलती हैं जिससे आप माइंडसेट का अंदाज़ा लगाते हैं। एक तो उन्होंने कहा, अब हाइंडसाइट में आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा हमने जब पिच देखी थी मैच से पहले तो हमें पता था ये 250 वाली पिच है। फिर हमने सेल्फलेस खेला कि मेरे 100 नहीं हुए, पहले भी 97 कुछ किए थे, आज 89 किया। वी वर लुकिंग एंड टारगेटिंग 250 रादर देन 100s and 50s अमंग्स इंडिविजुअल्स। लेकिन क्लैरिटी थी उनको, यानी पिच को जो उन्होंने असेस किया, स्पॉट ऑन किया। ऑब्वियसली डे इन डे आउट खेलते हैं, उनको पता है कि क्रैक्स कितने हैं, हार्डनेस कितनी है, कितना ग्रास है, वेदर क्या है। डे इन डे आउट खेलते हैं तो आपको पता होता है कि यहाँ पे कितना टोटल होना चाहिए, और उन्होंने जस्टिफाई किया। आई थिंक जब आप टोटल सेट कर रहे होते हैं, आप अपने आप को सेट के दिमाग से निकालते हैं। आप यही समझते हैं कि ये हम चेज कर रहे हैं 250, तो आप अपने माइंड को चैनल कर देते हैं कि हम सेट नहीं कर रहे हैं, हम चेज कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। तो उन्होंने जो कहा और फिर उन्होंने उसको चैनल कर लिया अपने माइंड को, और उसी अंदाज से क्रिकेट खेली उन्होंने। और जो शॉट सिलेक्शन थी और जिस अंदाज से खेल रहे थे, उससे वो इंडोर्स कर रहे थे कि ये वाकई 250 वाली पिच है। और अगेन, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसकी शॉट्स जो है ना वो बड़ी ऐसे लगते हैं कि बहुत ईजी खेल रहे हैं, यानी ये कोई बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बड़ों के साथ नहीं खेल रहे हैं। जिस तरह की शॉट्स खेली जा रही थी और जिस तरह इसकी पोजीशन थी हर, और परफेक्शन थी टेक्निक के एतबार से, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। तो जाहिर है जो कहा उन्होंने करके दिखाया, क्योंकि उनको पता था डे इन डे आउट ये 250 वाली पिच है। लोग जो कह रहे थे उन्होंने उनको नहीं देखा, पार स्कोर को नहीं देखा, उनको पता था कि ये 250 वाली है। तो आई थिंक जो इनकी असेसमेंट ऑफ द पिच थी वो स्पॉट ऑन थी। दूसरा मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा फील्डिंग के एतबार से, अभी हमने जो डिस्कस किया, आप ये देखें टीम तब लगती है जब 11 के 11 उतरे होते हैं, वरना 2 बैट्समैन आते हैं तो वो 2 रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बाकी 9 को। बट टीम तब लगती है जब 11 के 11 फील्डर होते हैं। उस वक्त जो 30 to 45 सेकेंड होते हैं ना फील्डर्स के,
जब वो स्विच ऑन करते हैं वो बहुत क्रूशल होते हैं। उन 35 सेकंड के अंदर, 30 to 45 सेकंड के अंदर जब बॉलर भागता है, एंटिसिपेशन, विलिंगनेस, करेज, ठीक, और वो जो बबल बनाया होता है एक फील्डर ने, जैसे भी आपने दिखाया कि 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर, 20 मीटर इधर और पीछे जाना है, किस तरह का गेंद आएगा, तो आप अपनी इमेजिनेशन में आप उसको देख रहे होते हैं कि यहाँ आएगा, ये मेरा एरिया है। ये अगर मिड विकेट पे खड़ा फील्डर और मिड ऑन पे खड़ा है फील्डर, तो वो कहता है 20 मीटर तेरा उधर का, 20 मीटर मेरा इधर का, अगर गेंद ऊपर जाएगा तो इधर तक मैं जाऊंगा, राइट हैंड मेरा है, लेफ्ट हैंड तेरा है। इसकी भी एक बाकायदा ड्रिल होती है। उसने जो फील्डिंग कोच को नाम मेंशन किया, ये फील्डिंग कोच ऐसे नहीं होते हैं, वो आपको एंगल्स कटिंग का बता रहे होते हैं कि आपने कब एंगल को काटना है, कितना गेंद ऊपर जाएगा तो कैसा एंगल काट के जाना है, और कितनी अगर फ्लैट जा रहा होगा तो आपको एंगल नहीं काटना, आपको इस तरफ भागना है ताकि आपको गेंद आके वहां से पकड़ सकेंगे आप। कभी आपको आगे से पकड़ना है, कभी पीछे से पकड़ना है। तो इनकी फील्डिंग के अंदर ऐसे लग रहा था कि इनकी प्रिपरेशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की थी। एंटिसिपेशन, सपोर्ट द बॉलर, विलिंगनेस, करेज, फिर उसके बाद जो उनका भागना था, एजिलिटी थी, पैंथर्स की तरह गए, और जिस तरीके से दोनों फील्डर्स की कोऑर्डिनेशन थी, कैच पकड़ के आगे उसको पास ऑन किया, तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि वो सारे फील्डिंग के बॉक्सेस इन्होंने टिक किए, जिसकी वजह से आज अगर इंग्लैंड मार खाया, ठीक है, 2-4 चीजें थी, बट आई थिंक इंग्लैंड की जो फील्डिंग थी और इंडिया की जो फील्डिंग थी वो फार बेटर थी इंडिया की, उनकी एंटिसिपेशन और उनके सारी एग्जीक्यूशन में बैटिंग दोनों ने बहुत अच्छी की। नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस था और बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से कॉर्नर्स कट होते हैं। उमर, बॉलिंग आज जनरली एन एक्सपेंसिव डे फॉर द बॉलर्स, विकेट भी ऐसी थी कुछ इस तरह से, लेकिन अगर बात की जाए डिफरेंस की बॉलिंग में, तो वो जो डेथ में हमने बुमराह एंड पांड्या की तरफ से परफॉर्मेंस दी है, एंड बुमराह जब भी उनके पास उनको बॉल दी जाती है ऐसे क्रंच मोमेंट्स में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी सीन हिम डू समथिंग लाइक दिस, जब भी उनको बॉल दी जाती है वो हमेशा डिलीवर करते हैं। व्हाट मेक्स हिम सो स्पेशल इन योर ओपिनियन? आई थिंक सबसे पहले तो संजू सैमसन की अगर जितनी हम तारीफ करें कम है, क्योंकि ऑन द अदर साइड उसके साथ जो अभिषेक शर्मा है वो इतना फॉर्म में नहीं है, लेकिन स्टिल वो जो टीम मैनेजमेंट है वो अभिषेक को लेके जा रहे हैं, उस पर एक उन कॉन्फिडेंस है। और ऑन द अदर साइड संजू सैमसन को उसको अपॉर्चुनिटी मिली है और वो फॉर्म में है, वो पूरी टीम को लेके जा रहे हैं, वो ये नहीं कर रहा कि अपने लिए रन्स कर रहे हैं, वो पूरी टीम को लेके जा रहे हैं। सेकेंडली आपने बुमराह की बात की, तो आई थिंक बुमराह इसलिए तो वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर है, उसको जितना गेम अवेयरनेस है, जितना वो उसके स्किल्स है और एक करेक्टर है, उसको जब भी कैप्टन उसको बॉल देता है, जब भी जो भी उसका रोल उसको बताता है कि ये आपका रोल है, अभी यहाँ पे हमें कंटेन बॉलिंग करके दे दो, वो कंटेन कर सकता है, उसकी जो स्किल्स है। अगर उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप विकेट दिलाओ तो वो उसके लिए ब्रेक थ्रू दिलाता है। अगेन जिस तरह 2024 में उसने क्रंच टाइम पे करेक्टर शो किया और मैच जिताया, फाइनल जिताया, वहाँ पे विकेट लेने की ज़रूरत थी अगेंस्ट पाकिस्तान, फिर फाइनल में, और आज फिर उसने करके दिखाया। जो डेथ के ओवर थे या और स्पेशली जो ब्रुक्स का जो आउट था, आई एम श्योर कि उसने बड़ा अच्छा कैच किया, लेकिन उसकी जो गेम अवेयरनेस है, उसके जो स्किल्स है, उसको पता है कि ये हार्ड आ रहे बैट्समैन, तो उसने पहले ही स्लोअर वन किया और उसको अपने पेस से रिसीव किया, वेरिएशन से रिसीव किया। तो आई थिंक स्ट्रॉन्ग करेक्टर है और जब भी उस टीम की ज़रूरत है तो वो टीम के लिए अवेलेबल होता है। और आज की जो थोड़ी देर पहले सिकंदर भाई ने थोड़ी सी बात की वो डिफरेंस की कि दोनों टीम में डिफरेंस क्या थे, तो हफीज़ ने सही मेंशन किया। एक तो आपकी फील्डिंग कि वो जो 2 कैचेस थे उसके अक्षर पटेल ने जो 2 कैचेस किए, और ऑन द अदर साइड जो संजू सैमसन का जो कैच ड्रॉप हुआ है, और सेकेंडली हफीज़ ने मेंशन किया कि जो उसके सेम करन के 14 बॉलों पे 18 रन थे। आई थिंक वो एक डिफरेंस था, लेकिन उससे ज़्यादा जो एक और चीज़ है जो डिफरेंस पड़ी है मेरे ख्याल से, जो इंग्लैंड ने जो एक्स्ट्रास किए, जो वाइड किए, उन्होंने 9 वाइड किए, इट्स मीन्स कि आपने 1.5 ओवर एक्स्ट्रा किया। जब ऐसे पिचेज होते हैं जहाँ पे हाई स्कोरिंग पिचेज होते हैं, तो वहाँ पे आप किस तरह रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, अच्छी फील्डिंग से और एक्स्ट्रा से। तो आई थिंक उन्होंने एक तो फील्डिंग आज उस तरह की नहीं की, और सेकेंडली उन्होंने एक्स्ट्रा ज़्यादा दिए। देखें ये कंप्लीट बॉलिंग कोच वाली बातें कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही, ये सारे पॉइंट्स जो हैं छोटे-छोटे matters a lot. they अच्छा, all matter. एक सवाल मेरा हफीज से, अब अगर आप मैच देख यही बुमराह के ओवर्स देखें, जिस तरीके से सैम करन खेला है, आप अक्सर बैट्समैन को कहते हैं जस्ट वॉच द बॉल, डोंट वॉच द बैटर्स, अ वाइड बॉल इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड ट्रीट दैट वाइड बॉल, दैट्स इट। लगता नहीं कि बुमराह इनके दिमागों में घुसा हुआ है, क्या उसके ऊपर 1-2 बाउंड्री नहीं लग सकती थी? There were 2 balls which I believe
सैम करन शुड गो आफ्टर, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम। दिमाग में Because सैम वो अगर आपको इजी बॉल टांग पे फुल टॉस मिल रहा है, यू हैव टू स्विंग योर बैट, इट कैन गो एनीवेयर। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने वो, ठीक है 4 बॉल आउटस्टैंडिंगली यॉर्कर हिट किए, बिल्कुल ठीक, 2 बॉल फुल टॉस थे जो मुझे लगता है कि दे शुड बाउंड्री होनी, तो दिमाग में से बुमराह को तो निकालना नहीं, चाहिए वो तो था, हमेशा वो से तो- क्रिकेट की बेसिक ये है कि आपने Watch the बॉलर ball. नहीं खेलना, बॉल खेलनी है। सेकी भाई, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूं कि बुमराह इसलिए एक्सेप्शनल है कि वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, राइट। वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, वो आपको हर बॉल करके देख सकता है, वो यॉर्कर भी करता है, वो स्लोअर वन भी करता है, वो बाउंसर भी करता है, वो बैट्समैन को गेस करने देता है कि वो मुझे गेस करे। अगर आप दूसरे बॉलर्स को देख के, इवन जोफ्रा आर्चर को अगर देखिए, आज उसने बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल था, स्लोअर वन पे स्लोअर वन कर रहा था। फिर सैम करन, आपको पता है कि एक गेम प्लान बनाते हैं, एक अपोनेंट भी गेम प्लान बना के आते हैं, उनको पता है कि इसका जो बेस्ट डेथ ओवर में स्लोअर वन करता है, तो वहाँ पे आप अपना गेम चेंज करते हो। तो आई थिंक आपको एक जो प्रिडिक्टेबल है ये नहीं होना था, तो क्वालिटी बुमराह की यही है कि वो प्रिडिक्टेबल नहीं होता। बड़ा अच्छा पॉइंट है, बिल्कुल सही। सॉरी, ये पॉइंट तो है, बट बॉलर प्रेडिक्टेबल तो होते ही नहीं है कि कभी उसकी लाइन थोड़ी आगे होती, कभी पीछे होती, कभी लेंथ, हाँ वेरिएशन साथ में ऐड करता है। दोनों चीजों से आप अनप्रेडिक्टेबल होते ही होते हैं। ये नहीं कि इट्स अ रोबोट बॉलिंग मशीन है, एक ही जगह में फेंकते हैं। जब भी बैट्समैन बैटिंग करता है, फ्रॉम डे 1 टिल हिज लास्ट करियर, वो इसी की प्रैक्टिस करता है कि कहीं पे भी गेंद आ सकता है। यू जस्ट वॉच द बॉल, कुछ पता नहीं कहाँ पे गेंद चलेगा। बट अगेन मेरा पॉइंट ये है कि बुमराह को दिमाग में इतना घुसा दिया हुआ है कि अगर सिर्फ गेंद को वॉच करेंगे आपको बाउंड्री मिल सकती है। छक्का ना मारने जाओ, आपको अगर छक्के का कॉन्फिडेंस नहीं, आप चौके की तरफ चले जाओ, तो वो 2 बाउंड्री मारते तो अब खैर मैं आज बहुत ज्यादा मैंने कहा आज हमारे एग्री कर रहा हूँ आपके साथ, लेकिन अगेन मैं ये करूँगा कि हर टीम की एक प्लानिंग होती है। ऑब्वियसली अब जब आप खेल लेते तो आपके अगेंस्ट टीम की प्लानिंग होती थी कि यार हमने सकलीन मुश्ताक को विकेट नहीं देना, क्योंकि इसकी जो वैरायटी है, वेरिएशन है बहुत है। अगर आप बाकी उनके 6 के साथ बॉलर उन्होंने यूज़ किया, बाकी सबको टारगेट किया, लेकिन ऑब्वियसली आप एक आध प्लेयर को आप रिस्पेक्ट देते हो जिसके स्किल्स अच्छे हो। तो मेरे ख्याल से ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, सीज फायर, आप ब्रेक ब्रेक नहीं, बड़े अच्छे सारे सबने सारे सैमसन बने हुए आज फुल सारे फॉर्म में। सारे आज डोनाल्ड ट्रम्प साहब आज हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो सारे फुल फॉर्म में हैं, डेफिनेटली फुल फॉर्म में, क्योंकि सारे पॉइंट्स जो हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं। उमर का भी पॉइंट, सबका पॉइंट, सकलैन भाई का पॉइंट, सबका पॉइंट जो है वैलिड है, बिकॉज इट्स दी स्मॉल थिंग्स एट द एंड व्हिच accumulate and make a difference. ब्रेक लुब आप निकला है वो ये है कि जी बेटर बॉलिंग साइड इन सर्कमस्टेंसेस ऑन अ वेरी गुड पिच व्हिच फॉर बैटिंग आई थिंक इंडिया यार सिकंदर, आपको लगता नहीं कि इंडिया के पास छठा बॉलर नहीं है? नहीं है। एग्जैक्टली मुझे ये लगा कि वीक लिंक इंडिया का छठा बॉलर है यार। और अगर बुमराह और हार्दिक वो अच्छे बॉल ना करते और सैम करन मेरे भाई जो छोटे भाई हैं, अगर वो चला देते 2-4 तो ये मैच क्लोज हो गया था। आई थिंक अगेन अगर वरुण को आप देखते तो वरुण एक्सपोज हुआ है 2-3 मैचेस में और वो काफी रन्स लीक कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम आप ये सोच सकते हैं कि एक मैच विनर आपने बाहर बिठाया जिसका नाम कुलदीप यादव है, क्या आप उनको खिला सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि नहीं हम विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करेंगे? भाई संजू सैमसन कैसे अंदर आ गया? फिर उसको भी तो चेंज करके लाया ना, वो भी तो 11 में आया कि नहीं आया? सो आई थिंक इंडिया नीड्स टू थिंक अबाउट दैट। और मुझे लगता है कि देवर 1 बॉलर शॉट अगेन टुडे। आज आप 6-7 रन से जीते हैं। इट वाज वेरी क्लोज मार्जिन बाय द वे। मैं वही पूछने वाला था, बल्कि बॉलिंग कोच को भी पूछूंगा। एक टैक्टिकल एरर नजर आया एक ही था बॉलर था बुमराह। इंग्लैंड की बॉलिंग में, एक टैक्टिकल एरर। जब इतना छोटा मार्जिन आपने बताया 7 रन का, विल जैक्स को आखिरी ओवर देना जहां उन्होंने को 15 रन खा लिए, वो शायद डिफरेंस है। सोच समझ के कराया ओवरटन का ओवर था और हार्दिक पांड्या को ऑफ स्पिनर, दैट आई डोंट नो, आप बता सकते हैं? गुली नहीं, अगेन मेरे ख्याल से कैप्टनसी ऑब्वियसली आपके एक आधा ओवर T20 में फ़र्क डालता है, और वही हुआ कि जो लास्ट ओवर था वहाँ पे मेरे ख्याल से 15-16 रन बने वही अगेन। और आपकी जो मैंने मेंशन किया वो एक्स्ट्रा आपके 1.5 ओवर वो ऊपर हो गया। फिर मतलब वो दे सकते थे ओवरटन को, ऑफ ये स्पिनर। ओवरटन को आप स्पिनर पे कभी भी चांस नहीं दे सकते। और ऐसे जब पांड्या जैसे बैट्समैन खड़ा हो वो तो वेट करता है। और अगेन कैप्टनसी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर सूर्य कुमार यादव की अगर आप बात करें तो लास्ट 3 ओवर पड़े हुए थे, उनके 51 रन चाहिए थे। तो वहाँ पे अगर दूसरा कोई कैप्टन होता मे बी कि वो आपने नॉन रेगुलर बॉलर से करा था कि वो चांस ले लेता कि हम ये उसका ओवर निकाल दें। नहीं, ऐसे टाइम पे आप क्या करते हो, आप लास्ट ओवर के लिए जितना ज़्यादा रन छोड़ते हो आप अपने मेन बॉलर से कराते हो, क्योंकि उसमें चांस ये होता है कि आपके एक तो रन्स कम पड़ जाते हैं और दूसरे कि आपके पास विकेट लेने के चांसेस होते हैं। तो आई थिंक ये छोटे छोटे 7 रन का जो डिफरेंस अगेन है, द पॉइंट वही आ गया ना, आपको मेन बॉलर से कराना पड़ेगा ना 17-18 ओवर। आपका फिर भी 1 ओवर शॉट।
That is the whole debate. Again, I think the one bowler short. I think वरुण की जगह कुलदीप को आना चाहिए अगर मेरी टीम होती चलिए, ये तो- बट अगेन अगर संजू की हम सारे बात करते रहते हैं, संजू तो खैर बहुत अच्छा बैटर है, पक्का बैटर है। ये 10 साल अगर ये ना खेला होता इंडिया से तो वुड हैव बीन समथिंग एल्स। इसके पास शॉट्स हैं, रेंज ऑफ शॉट्स की पूरी हैं, प्रॉपर पक्का क्रिकेटर है, पक्का क्रिकेटर है। ठीक है, कट वो मार सकता है, पुल वो मार सकता है, सामने वो खेलता है, स्ट्रेट बैट्स उसने बताया नहीं कि T20 ऐसे भी खेली जा सकती है। प्लस उसके साथ हम ये नोट नहीं कर रहे 18-39 किया है ईशान किशन ने। तो अगर संजू की आप बारी दिखाई रहे हैं, सिकंदर आप एक्सप्लेन करें। ये आप देख सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि इन्होंने हर तरफ शॉट्स खेले हैं 360 और उन्होंने टेक ऑन किया इनके की बॉलर्स को जो आर्चर हैं। ऑफ कोर्स अगर आप ऊपर से ही डैमेज कर रहे हैं पावर प्ले में तो बहुत मुश्किल हो जाता है संभलना। और इसका एग्जांपल कल के मैच में भी नजर आया था कि जब आप 80 रन 70 रन कर जाएंगे पावर प्ले में तो ये ऑलमोस्ट लुकिंग एट 200 प्लस रन एज बैटिंग फर्स्ट। और फिर यही क्वेश्चन था जिसमें शायद स्काई जो है ये अपने बॉलिंग अपने बैटिंग ऑर्डर को भी चेंज कर सके। उन्होंने फिर जो है भेजा दुबे को पहले, बट अमेजिंग हाउ टू सी हिम इन फुल कंट्रोल ऑफ एवरी सिंगल शॉट दैट ही वाज प्लेइंग। नहीं, एब्सोल्युटली ही वाज शेख भाई के आउटस्टैंडिंग। नोट्स खत्म हो रहे हैं, मैं जरा से पहले बात चलें, आप शेख भाई, अपने प्री notes मैच बता में दें। हमने यही बात की थी मैं कि प्री मैच करके आ रहा हूँ, नहीं, प्री मैच में हमने ये कहा था कि पोस्ट अगर मैच में करके आ रहा हूँ कहीं से। अच्छा वो जो बड़े आप points। बुमराह की बात कर रहे हैं तो प्री मैच में हमने कहा कि अगर डिफरेंस है सिर्फ बुमराह, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती का वो कॉन्फिडेंस नहीं है, लास्ट 2-3 मैच में उसको रन्स पड़ रहे हैं। तो आज हमने पहले ही कहा था कि अगर डिफरेंस डालेगा तो वो बुमराह ही है। और इसकी जो गेम अवेयरनेस है, मेरे ख्याल से आज के जो स्पेशली जो डेथ ओवर में जो बॉलर ने गलती की है उन्होंने स्मॉलर बाउंड्री को यूज़ किया है, क्योंकि स्क्वायर पे आपकी 65 मीटर के सामने के जो बाउंड्री वो 71 मीटर्स के, वहाँ पे आपके पास चांस होता है। अब अपने आप को सामने फील्ड लेके वहाँ पे 2 चांसेस होते हैं, एक तो बाउंड्री बड़ी है, सामने हिट करना ज़्यादा मुश्किल है बनस्बत आपके स्क्वायर पे इस तरह के पिचेस पे बहुत ईजी है, और सेकेंडली आपको विकेट लेने के चांसेस है। तो आई थिंक ये मिस किया बॉलर ने। चलिए, गुल्ली 250 किया हुआ है। सिचुएशनल अवेयरनेस हफीज आज डूबे 4 पे आए। जब हमने देखा, जब उनको रिक्वायरमेंट थी कि जी कोई आके तेज तेज खेले, उन्होंने 43 बनाए 25 बॉलों में। वही वाली बात जो हम कह देते हैं कि ठीक है आपके सेट नंबर्स भी होते हैं, लेकिन कभी कभार सिचुएशन के मुताबिक आप उनको प्रमोट भी कर सकते हो या उनको चांस दे सकते हो। तो आज वो एक बड़ी क्रूशल जिसे कहते हैं ना, फिनिशिंग भी चाहिए थी बीच में। यू हैड टू कीप अप द मोमेंटम। आई थिंक मुझे लगता है वो एक टेक्टिकल चेंज थी, क्योंकि सूर्या बेहतर फॉर्म में भी थे, ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी हैं, लेकिन क्योंकि वो राइट एंड लेफ्ट हैंडेड कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करना चाहते थे, क्योंकि आदिल रशीद ओवर 1-2 ओवर अच्छे कर चुके हुए थे, तो मेरा ख्याल है सिर्फ उसको तोड़ने के लिए भेजा गया। और उससे भी बढ़ के आप सिर्फ ये देखें कि उसकी गेम सॉर्टेड है। वो नंबर 4, 5, 6 का हार्ड हिटर बैट्समैन है, उसने आके और कुछ नहीं किया, अपना रोल प्ले किया, उसने किसी और सोच में नहीं गया। उसने वो मोमेंटम जो संजू सैमसन ने हासिल करके दिया हुआ था उसको ब्रेक नहीं लगने दिया, बल्कि उसको और बढ़ाया। और अपने जो उसने 25 रन्स खेले, उसने बॉल्स लिए, उसमें उसने 172 के स्ट्राइक रेट से रन्स किया। तो मैं इसलिए कहता हूँ जो T20 फॉर्मेट है उसमें 120 बॉल की बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये लिमिटेड आपके बॉल आपको मिलते हैं। इसलिए इस खेल के अंदर स्ट्राइक रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज ए बैटर, कि अगर आप उसके टीम कॉज के ऊपर डैमेज करने में अगर आपके वो कुछ बॉल एक्स्ट्रा हो गए हैं, अगर आप किसी भी वजह से सेट होने में या अपने पर्सनल माइलस्टोन की वजह से 2 या 4 बॉल भी ज़ाया करते हैं, तो वो टीम को कॉज करता है। और वैसे भी जो लास्ट 35 गेंद होते हैं तो इसी किस्म के बैट्समैन को जो सूट करता है, इसीलिए आप स्विच कर देते हैं। विकेट नहीं गिरी होती, बट जब आपके लास्ट 35 डिलीवरीज होती हैं तो आप ऐसों को ऊपर भेज देते हैं, ऊपर वाले नीचे आ जाते ये हैं। बात तय है, वो एज अ बैट्समैन खेल रहा है। जी, वो एज अ बैट्समैन नंबर खेल 6 का रहा है। वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। वो नहीं, as a और batsman और इसने आईपीएल में प्रूव किया हुआ है बाय सैंपल साइज, जो अक्सर सकलन में बात करते हैं कि किसी की परफॉर्मेंस को अगर जज करना है तो उसका सैंपल साइज आप पहले चेक करें कि उसने कहाँ कितने मैचेस ऐसे खेले में हैं। तो आईपीएल के मैचेस के अंदर आप जब भी देख लें, दुबे जो है वो 5-6 पे खेलते हैं और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस देते हैं। अच्छा, इसमें जिस तरह आपने स्ट्राइक रेट का मेंशन किया, पांड्या ने भी 225 के स्ट्राइक रेट में 27 किए 12 बॉलों में, पर उसके बाद उन्होंने जाके 2 विकेटें भी ली। जब हम बात करते हैं ऑफ हैविंग अ कंप्लीट ऑलराउंडर सना, आई मीन प्रेशर गेम में ना सिर्फ बैटिंग में परफॉर्म करना, बट डेथ पे आके बॉलिंग करना और 2 विकेट्स भी हासिल करना। आई मीन पांड्या हैज ऑल्सो बीन डूइंग इट फॉर इंडिया फॉर द लास्ट जितने भी 5-6 से कितने सालों से हम उनको देख रहे हैं। बार बार रिलेंटलेस है वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ, दोनों डिपार्टमेंट्स। देखिए, जो मेंटली स्ट्रांग है वो निहायत मेंटली स्ट्रांग प्लेयर है। अगर आप उनको देखें ओवरऑल, बुमराह की हम बात करें, ऑब्वियसली इज ए बॉलिंग स्पेशलिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स। उन्होंने 6 रन दिए उस ओवर में,
पांड्या ने सिर्फ 9 रन दिए और एक बैट बॉल था जिसपे उनको विकेट मिली, मेरे ख्याल से जो फुल टॉस था अगेन, उसको फिर सैम करन मारने नहीं गए, उसके अलावा उनका दूसरा बैट बॉल भी आपको ऐसा नज़र नहीं आया। तो बहुत आउटस्टैंडिंग एफर्ट उनकी तरफ से, और मेंटली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप उनकी बात करते हैं, हम दुनिया में बहुत से ऑलराउंडर्स अगर उनके साथ कंपेयर करें तो स्किल वाइज शायद और बहुत से ऑलराउंडर्स शायद बेहतर स्किल में होंगे, लेकिन जो इनका माइंडसेट है और जो कॉन्फिडेंस है, जो सेल्फ बिलीफ है, वो एक नेक्स्ट लेवल है। पिछला वर्ल्ड कप उठा लें, उसमें क्रूशल से क्रूशल विकेट, क्रूशल से क्रूशल स्पेल इन्होंने किया, और इस वर्ल्ड कप में सो ही बिलीव्स कि वो मैं मैच विनर हूँ। और दूसरी तरफ ये कि हर कैप्टन भी जो है वो इन पे बिलीव क्यों करता है, चाहे रोहित शर्मा हो चाहे स्काई हो, वो इन पे बिलीव भी करता है और फिर उस जगह पे इनको यूटिलाइज भी किया जाता है और ये डिलीवर भी करते हैं। तो ये दो तरफा चीज़ है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली, मैं जहाँ पे बात कर रही हूँ, हमारे ऑलराउंडर्स ने डिलीवर नहीं किया, उसकी दूसरी तरफ उनको कंसिस्टेंटली यूज़ भी नहीं किया गया। किसी जगह पे नवाज को हम भेज रहे हैं ऊपर, किसी जगह पे उसकी बारी नहीं आ रही कितने कितने मैचेस में, इसी तरह किसी जगह पे शादाब को हम ऊपर भेज रहे हैं, किसी जगह बारी नहीं आ रही। सो आपकी किसी तरह की कोई प्लानिंग भी सेट नहीं। आज आप दूसरी तरफ लेफ्टी, हम कह रहे थे ना, उन्होंने आदिल रशीद के लिए भेजा, एक लेफ्टी डुबे को भेजा, तिलक वर्मा ने 7 बॉलों पे 21 रन किए, 300 का स्ट्राइक रेट है, उनको भी भेजा जा सकता था। बट जो टीम प्लानिंग होगी कि स्पिनर पे इनमें से लेफ्टी कौन बेहतर है, वो सारा कुछ सॉर्टेड है उनका। वरना तिलक वर्मा तो टॉप ऑर्डर प्लेयर हैं, वो उनको पहले भेजा जा सकता है एज ए लेफ्टी। बट जो भी इनकी स्ट्रैटेजी है उसकी एविडेंस बहुत ज़्यादा है, उसके पीछे एक प्रोसेस है। और सबसे बड़ा डिफरेंस जो मुझे फील होता है वो इनके प्लेयर्स की ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी खुद है। जो संजू सैमसन ने आज बुमराह को बोला है कि ही इज़ द मैच विनर, ये इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी इन योर सेल्फ और ऑनेस्टी कि भाई ठीक है, मैंने कर दिया था, स्टार्ट दे दिया था, पर उसके ओवर के बगैर मेरा काम कंप्लीट नहीं था। यहाँ पे तो हम सालों लग जाते हैं समझाने में इस बात को कि भाई व्हाट्स रिक्वायर्ड ऑफ यू। पहले तो आपको टीम बनानी पड़ती है ना, ताकि एक दूसरे को आप अप्रिशिएट भी करें, एक दूसरे की जो है ना रिस्पेक्ट भी करें। जब टीम बन जाती है तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं। आपने जो बात करी उनकी, हार्दिक पांड्या ने जो आउट किया वो बाउंड्री वाला गेंद था। मैं और हफीज़ यही फिर बात कर रहे थे कि उसको वो थोड़ा सा और पुश मार देते या उसको पूरा ही खेल जाता तो वो बाउंड्री के बाहर चला जाता। मगर वो क्यों ऐसे हुआ कि बुमराह के जो 2 चौके जो मार सकता था वहां पे बॉकडाउन हो गया, वो एक हैबिट बन गई, वहां पे उसने चौके छोड़े, यहाँ पे चौके पे आउट हो गया, यहाँ पे छक्का लग सकता था। तो वो आपने गलती की, उसका मोमेंटम आगे आ गया और आप आगे फंस गए। लेकिन जो अच्छी चीज़ है सर ग्लेन भाई, अगर आप सिर्फ ये देखें कि सेमीफाइनल है, इतना बड़ा स्टेक है आपकी क्वालिफिकेशन के लिए, और 2 बॉलर आते हैं और वो दोनों डिलीवर करते हैं, ये चीज़ आपको मुनफरिद कर देती है नॉर्मल प्लेयर में और ग्रेट प्लेयर में या इंपैक्टफुल प्लेयर में, कि उन दोनों बॉलर्स ने उस रोल को, उस सिचुएशन को बहुत अच्छा हैंडल किया। और अगर उनका एक सोच थी कि हमने यॉर्कर मारने हैं, तो 6 में से 4 यॉर्कर बुमराह ने मारे हुए और इसी तरह 3 यॉर्कर जो हैं वो हार्दिक ने मारे हुए। तो जब आपके 12 बॉल में 9 यॉर्कर लग जाएंगे, इट शोज अ लॉट ऑफ करेज। और वो जो कॉन्फिडेंस की बात है, हार्दिक की बात कर रहे हैं, शायद उससे ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर आपको दुनिया में कहने के नजर आ रहे हो एज एन ऑलराउंडर, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है इस खेल में वो आपके खेल को निखार देता है और कहां से कहां ले जाता है। और वो जो करैक्टर की बात कर रही है सना, कि उसके करैक्टर को कभी दबाया नहीं गया, वो जो भी करता है उसको करने दिया जाता है, लेकिन उससे डिमांड की जाती है परफॉर्मेंस। तो हमारे यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली, दुनिया में और भी जगहों पे ऐसे है कि लोगों के करैक्टर को दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे नज़दीक आप करैक्टर को जितना ज़्यादा अलाउ करेंगे कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, लेकिन वो गेम के साथ कनेक्टेड रहे। तो हार्दिक पांड्या के केस में वो ऑफ द फील्ड क्या करते हैं कोई किसी को मैटर नहीं है, ग्राउंड की परफॉर्मेंस के ऊपर वो जो उनको गिना जाता है। सेल्फ बिलीफ नजर आता है इनका बहुत ज्यादा। सिकंदर, मैं तो मेंटल स्ट्रेंथ वीक हो गई है। आपकी होगी, अभी तो क्वार्टी शुरू हुई है। क्रिकेट बहुत आगे निकल गई है, हम बहुत पीछे रह गए, बहुत ज्यादा। नहीं, क्रिकेट बहुत आगे निकल गई है, हम पीछे रह गए। आई थिंक हम पीछे रह गए। हम पीछे रह गए। अच्छा, इसको आपने थोड़ा जो सा स्ट्राइक रेट की बात की ना अभी, या ये स्ट्राइक रेट्स की बात ये करते हैं, आपने एक बड़ी बहुत अच्छा ऑनेस्ट पॉइंट मेरी रेज ये किया बात है कि हम वाकई में बहुत पीछे रह चुके हैं। और ये एक फॉर्मेट में नहीं, आप तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की क्रिकेट खेलने को कहीं पे भी जज कर लें, दुनिया हमसे आगे जा चुकी है। सकलेन ने एक बात की थी कि वो एक टीम एफर्ट एज अ टीम खेलें, और स्ट्राइक रेट्स की आप कुछ काफ़ी प्रोग्राम्स पहले बात की थी। जो हम बात करते हैं स्ट्राइक रेट्स की, हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे होते हैं, कोई कहता है मेरा 111 है, एक किसी का 200 है, किसी का 185। आज आप देखें तो जैसे सैमसन ने 89, 42, 43, 25 पे दुबे, ईशान किशन 39 और 18, ऐसा लग रहा था कि वो टीम का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल स्ट्राइक रेट। टीम का स्ट्राइक रेट जो आपने कहा, अगर आपको 250 चाहिए
तो हर आदमी ने पता लिया कि मुझे इस स्ट्राइक रेट पे खेलना होगा टू रीच दैट गोल। आई थिंक दैट वर्क्स एज अ टीम। ये है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की। इंडिया आर थ्रू। थोड़ी सी हम बात कर रहे थे बिफोर द ब्रेक अबाउट इंडियाज बैटिंग। जनरली फील्डिंग वाज द मेन डिफरेंस, बट इंग्लैंड ने कहाँ पे गलतियाँ की? कुछ फील्डिंग का तो हमने डिस्कस किया ही है, ड्रॉपिंग दैट कैच, बट बॉलिंग वाइज एज वेल, यू नो, यू गॉट टू टॉक अबाउट दैट। फर्स्ट तो उनको क्रेडिट जाता है शोएब, फाइट उन्होंने की, यू नो, जो ये मैच यहाँ तक पहुँचा ही इसलिए क्योंकि जो जेकब बेथल की इनिंग्स थी, यू गॉट टू गिव क्रेडिट हिम। ऑफ कोर्स इट वाज एन लूजिंग एफर्ट इन द एंड, बट द फैक्ट कि वो लड़े और एंड तक मैच को लेके गए, बहुत अच्छी उन्होंने अपनी स्किल्स डिस्प्ले की आज। आई थिंक वाज़न्ट अ लूजिंग बैटल। आई थिंक वो 22 साल का लड़का पूरा मैच सेमीफाइनल ले गया था ऑलमोस्ट। अगर उसके साथ कोई होता थोड़ा बहुत तगड़ा प्लेयर, जेफरा आर्चर की भेज देते ऊपर, बैट चला ही रहा था ना, 3 छक्के लगा ही गया ना, तो वो मैच कहीं ना कहीं लेके चल जाते। अगेन इनकी भी बॉलिंग का मसला चली आ रहा है इस टूर्नामेंट में। पूरे टूर्नामेंट में देखें ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलिंग में। और जोफ्रा इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, अगेन यू नो मेथड बॉलिंग करें जो बेसिक है, यॉर्कर्स ऑफ द स्टंप आके आप यॉर्कर्स करें। बट अगेन जहाँ पे आप ये देखते हैं ना, 53 रन हुए सैम करन को, वीक लिंक आपका 4 में 53 है। अगेन आपने ये देखना है कि पूरा बैटर है, पूरा बॉलर है। ये गेन यहाँ पे इस डिबेट में फंस जाते हैं, तो वहाँ पे आई थिंक ये लिक टू मेनी रन्स। एंड आदिल आई थिंक आई वाज लुक्ड बिट बॉक डाउन टुडे। सकलैन खैर बेहतर बताएगा, तेज करी जा रहा है, तेज करी जा रहा है। अपने आप को बैक कर, अपने आप को बैक कर। यू आर गुड इनफ स्पिनर टू गेट एनीबडी आउट। तुमने इतनी क्रिकेट खेल ली दुनिया जान में, तुम्हें कोई मसला नहीं होना चाहिए था। बट अगेन ही वाज बॉक डाउन, और वहाँ पे एक्सपोज हुई इनकी स्पिन बॉलिंग एक्सपोज हुई। बट अगेन विल जैक्स वो आके फिर अपने 2 आउट कर गया बीच में से। यार वो कमाल बंदा है वैसे, वो जब भी आता है ऊपर से रन्स भी कर जाता है। उनका हार्दिक पांड्या गोरों का, वो जब भी आता है कुछ ना कुछ अपनी एफर्ट डाल के पूरा कर जाता है। जी बाल भी उसी कलर के हैं उसके। अच्छा उसी कलर के। अच्छा इतना मैंने नोट नहीं किया। मैं तो और कुछ देख ही नहीं पा रहा था। आई थिंक वहाँ पर भी थोड़ी गलती कर गए विल जैक्स को, जो दूसरे ओवर की राय बहुत लेट लेकर आए। आई थिंक पहला ओवर के तीसरे या दूसरा, हाँ, उसको दूसरा ओवर गलत करवा दिया, पहले भी विकेट ली। जो दूसरा स्पेल था ना वो बहुत लेट, 14वें ओवर में लाए, आते साथ उन्होंने फिर विकेट ले ली। जो बंदा इतनी फॉर्म में हो और आपके पास लेफ्टी भी खड़े हों, तो आई थिंक उनका ओवर भी थोड़ा सा एक जल्दी वो करवा सकते थे उसके बाद। बट वहाँ लेकिन ये क्या साइंस थी आखिरी ओवर कराना उनको? ये कोई साइंस समझ नहीं आई, ये हम समझना चाह रहे हैं सर। यही मेरा वो ख्याल है कि runs उनके थे जो पहले पड़ गए 3 आखिर ओवर में। कंसीडर 7 रन का कंसीडर difference करें तो पहले 3 ओवर में कोई बहुत ज़्यादा रन नहीं दिए हुए थे उन्होंने। तो शायद कप्तान के दिमाग में सोच आई हो कि इसने 3 ओवर में 24 या 25 रन दिए हैं, आखिरी ओवर में 15 या 16 जितने रन उनको हुए हैं, वो फिर भी जो मैच चल रहा था उसमें मुझे लगता है कि वो इतना बुरा ओवर नहीं था। यस, अगर आप फास्ट बॉलर को भी देते तो उसको भी पढ़ सकती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल उनके 4 ओवर देखें विल जैक के तो 40 रन हैं। तो कप्तान के ज़हन में ये भी सोच आ सकती है कि यार अगर 3 ओवर में इसने 24 या 25 रन दिए हैं। हार्दिक पांड्या खड़ा है ना फीस। नहीं, आप बिल्कुल ठीक वो कह रहे तो हैं। तो cut एक for ऑप्शन situation बन गई ना, हार्दिक पांड्या ऑफ स्पिनर आ जाओ भाई आखिरी ओवर। एक Overton ऑप्शन पड़ा है ना यार। फाइनल ओवर में 36 ओवरटन रन का गिनती भूल ओवर गया था, था। बचा हुआ था। Overton देखिए वो के 36 ओवर रन दे पड़ा चुके हुए थे। जस्ट I know, कंसीडर दैट पार्ट। आई नो इट्स अ डिसीजन जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कप्तान के ज़हन में सिर्फ उनके पहले 3 ओवर का बेहतर इम्पैक्ट, और उनको लगा कि यार गो टू बॉलर। जब कैच छोड़ा उनके बाद हफीज मूव हो चुकी थी उनकी। आपसे बेथल की बात करें, बेथल का जिक्र किया उन्होंने, इंपॉर्टेंट चीज़ वे फॉरवर्ड इंग्लैंड के लिए। बेथल 22 साल की उम्र और फुल हाउस जो कि आपके साथ नहीं है, उसमें ऐसी परफॉर्मेंस देना है। 108 अराउंड व्हाट 48 डिलीवरीज। इट शोज अ करेक्टर, क्योंकि अगर आप देखें तो इंग्लैंड की पूरा मीडिया और उनके एक्स प्लेयर्स बेथल के अराइवल के ऊपर जब ये ऑस्ट्रेलिया गए हैं एशेज में, तो इनके बारे में तारीफों के पुल बांध रहे थे, और वो अपने टैलेंट से जस्टिफाई कर रहा है कि वो पहले ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और वहाँ जाके 100 करते हैं, फिर वो यहाँ पे जितनी भी क्रिकेट, वनडे क्रिकेट या उनको T20 मिल रही है, ही इज़ परफॉर्मिंग ईच एंड एवरी डे। कहीं पे भी उनकी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही कि वो हिल गए हैं या उनकी ये वाला फॉर्मेट उनके लिए सॉर्टेड नहीं है। वो इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर इनकी पूरी बैटिंग को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो बेथल वाज द वन जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हर कंडीशन और सिचुएशन को हैंडल किया उसने, एंड ही इज़ ओनली 22। तो जस्ट इमेजिन कि द अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस ही विल गेन इन कपल ऑफ ईयर्स टाइम, और इनके जो स्किल्स हैं जब वो इकट्ठे आके आपस में मेहनत की जो एक शौक है इनका, जब वो मिलेगा तो ये अगले 3 या 4 साल में बिग थिंग बनने वाले हैं, जो अभी तक नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो आई वाज रियली इंप्रेस्ड विद द बैटिंग स्किल्स ऑफ बेथल, और उनकी जो माइंड सेट है, जो हेड है,
वो इतना क्लियर है कि हर कंडीशन में जाके स्कोर किया। और दूसरी चीज ये सॉरी पॉइंट निकल जाएगा जन से। अभिषेक को यहाँ सीखना चाहिए, वो भी यही काम कर रहा था जो अभिषेक कर रहे हैं। सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर्स हैं दोनों। अभिषेक को ये सीखना पड़ेगा कि क्रिकेट को बेसिक के साथ लेके चल। मुझे पता है आइडेंटिफाई रोल किया, वो मारने धाड़ने का, इसका भी आइडेंटिफाई था आज रोल, ये मारना ही मार रहा, लेकिन हाउ वेल ही प्लेड। और इतने मजेदार विकेटें हैं, अगर अपने एप्लीकेशन को ठीक कर ले अभिषेक, आई थिंक इट गो रियली फार। और अगर अहमदाबाद में वो संजू के साथ चल गया तो ये आप बैद रखें कि वो 10 ओवर में 150 भी कर सकते हैं। सो आई थिंक इंडिया इज इन फॉर अ ट्रीट, आई थिंक व्हेन इट कम्स टू विनिंग द फाइनल्स। अच्छा चलें, जब बात कर लेते हैं इंग्लैंड के पूरे टूर्नामेंट का भी देख लेते हैं, उनकी जिस तरह से अभी तक रहा है। आज अगर देखा जाए, ठीक है बेथल ने 105 किए, लेकिन बाकी जो बैटर्स हैं दे वर्न्ट अप टू द मार्क इन टर्म्स ऑफ द रिक्वायर्ड रन रेट, जो जिस आपको पेस पे रन्स करने थे। इन पर्टिकुलर बात कर लेते हैं जॉस बटलर की, बिकॉज जॉस बटलर हैज़ बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। और यहाँ पे एक्चुअली डिस्कशन यही चल रही थी कि उनकी जगह किसी और को, बेन डकेट को ट्राई कर सकते हैं कि नहीं। दे स्टक टू हिम, बट अनदर डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। सकलैन देखें, पूरे ओवरऑल मैच में देखेंगे तकरीबन 500 रन हो गए, तकरीबन 500 रन हो गए। तो क्या पिच होगी जिसके ऊपर ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कितना बुरा खेल रहे होंगे, और बुरा खेलने के लिए दिमाग कितना शैटर्ड होगा, और कॉन्फिडेंस के समझ लें कि धज्जियाँ उड़ी होंगी, और समझ भी नहीं आ रही, और सब के सब इनको बैक कर रहे थे, और इसके ऊपर ट्रस्ट किए हुए थे। जो कि मैंने भी कहा कि ये इंग्लैंड की एक मेंटालिटी है, ये सोच है। जब आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस एक स्टेप नीचे होता है बिलीफ के, और कॉन्फिडेंस से नीचे उम्मीद होती है, आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, होपफुल होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये होपफुल थे कि शायद ये एक स्टार्ट लेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, और एक बिलीफ वाली अंदर नॉक करेगा जिससे वो लेके निकल जाएगा। बट आई थिंक ही वाज बिलो देन द होप, जो उम्मीद है उससे भी नीचे था। जी, इस पे आप थोड़ा सा मतलब अगर आप बुरा ना माने, जी जी, होप पे कैसे क्रिकेट खेल सकते हैं? कैसे? आपने खुद बताया थोड़ी देर पहले, इन्होंने बताया था कि जो सैमसंग का चेंज हुआ वो काम कर गया, या फखर का चेंज हुआ काम कर गया। अब क्या इंग्लैंड स्टिक करेगा बटलर से? क्योंकि अगर सपोर्ट ही मैंने आपको बताया था, मेरा ख्याल ऑफ फेयर भी इनकी एक फिलॉसफी है, गिव हिम अ प्रॉपर चांस एंड देन बाय बाय करके उसको चलो जी ठीक है, खत्म हो गया, आपने पूरा चांस दे दिया, उसके बाद वो चलेंगे। आप ही कहते हैं ना कि एज अ टीम अगर देख रहे हैं कि हमने तो जीतना है, मेन फोकस टू विन द सेमीफाइनल, वुड यू स्टिल गो? देखिए, दो फिलॉसफी है, एक इमरान खान वाली, इंजमाम कुछ नहीं कर रहा था और उसके ऊपर उन्होंने बिलीफ रखा, और जाके कैप्टन ने खुद बात की। और इनसे भाई अक्सर कहते हैं कि मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, इमरान भाई ने बात की, उसके बाद सेमीफाइनल फाइनल में उन्होंने मैच विनिंग नॉक कर दिया। ये एक कप्तान की बात है। और एक दूसरी तरफ ये है कि आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, आपको समझ आ रही है, लो इन कॉन्फिडेंस है, परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, बिल्कुल गिरा हुआ है, आप चॉप एंड चेंज करके ले आते हैं। तो आई थिंक इंग्लैंड उसी फिलॉसफी पे चलता चला गया। शायद पाकिस्तान के पास उस वक्त कोई था जो इंजमाम की जगह आ सकता, मुश्किल था, कोई था नहीं। आई एम नॉट श्योर, राइट फजल बाहर बैठा हुआ था, बट ऑब्वियसली इंजमाम ने जो पहले जब उसने स्टार्ट लिया, तो मैंने एक डाइजेस्ट में पढ़ा था, इमरान खान ने ये कहा था कि ये पाकिस्तानी विव है, क्योंकि ये बगैर हेलमेट के खेलता है और फ्रंट फुट पे पुल मारता है। तो जब इंजमाम को कैंप में बुलाया गया, तो इमरान खान ने वक़ार यूनुस और वसीम अकरम को नए गेंद दिए और कहा कि इसको बाउंसर मारो। तो जिस तरह इसने बाउंसर को खेला, उसके बाद इमरान खान ने कहा कि नहीं भी ये पाकिस्तानी विव बन सकता है या विव है, तो बस उसके जहन में था। चले, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग डिबेट बनती है हफीज़, बिकॉज जिस तरह इन्होंने बताया कि दो फिलॉसफीज हैं, एक कि जी यू गिव समवन अ प्रॉपर रन, एंड बट एक ये भी फिलॉसफी है कि जी यू नो कि एक प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है, वो नहीं, उसको नहीं समझ आ रही कंडीशंस की, just out of form, you know, होता है, everybody has gone through that patch, whoever has played cricket. So how do you look at the situation as somebody who's sitting at the back and watching the cricket? आप क्या डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए? देखिए जी, मैं एज ए कप्तान भी ये करता था, और जब से मैंने कोचिंग शुरू की है, मेरा एक सिंपल फिलॉसफी है, गिव अ बेस्ट चांस टू योर प्लेयर टू परफॉर्म। और अगर उसके कॉन्फिडेंस बाय सम रीज़न नहीं वो रिप्लाई बैक कर रहा, तो एक सर्टन स्टेज पे जाके आपने टीम कॉज के लिए दूसरे को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है। जो आपका बंदा बेंच पे बैठा हुआ है, ही इज़ ऑल्सो इक्वली गुड प्लेयर। तो एट सर्टन स्टेज आपने ये जज करना है कि उस प्लेयर की एफर्ट्स
और उस प्लेयर का जो रिस्पॉन्स है वो कितनी देर तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं। येस, यू ऑलवेज बैक योर द कैरेक्टर ऑफ अ प्लेयर कि यार ये बड़े इसकी गेम जो है इसने हमें बहुत से मैचेस जितवाए में हैं, लेकिन एट सर्टन स्टेज यू नीड टू ऑफर द सेम अपॉर्चुनिटी टू समवन हु इज बेंचिंग द टीम एट द मोमेंट। तो मेरा ये हमेशा मानना है कि मेन प्लेयर को मैं हमेशा फुल कॉन्फिडेंस देता हूँ या दूंगा, लेकिन एट सर्टन स्टेज अगर मैं जज कर रहा हूँ कि उसकी एफर्ट्स या उसकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, तो मैंने इक्वल अपॉर्चुनिटी दूसरे बंदे को भी ऑफर करनी। अब अगर ये सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि आप सेमीफाइनल में मैं उससे पहले की बात करूं सकलैन भाई, पहले जब इनके पास ऑप्शंस आई थी इन्होंने वो ऑप्शन ऑप्ट नहीं की। बेन डकेट वाज अवेलेबल लेकिन इन्होंने ऑप्शन ही नहीं ली। तो आज का मैच तो नहीं बिठा सकते थे, लेकिन कुछ मैचेस ऐसे थे जहां पे ये ट्राई कर सकते। और देखिए कॉन्फिडेंस और बिलीफ की हम बात कर रहे थे, ये इतना इंपॉर्टेंट है। आप देखें एक मिसाल है, जमीन पे एक शख्स खड़ा और पहाड़ के ऊपर खड़ा है, जमीन वाले के सामने सारी चीजें बड़ी नजर आएंगी, जो पहाड़ पे खड़ा है उस जमीन के नीचे जितनी भी चीजें उसको छोटी नजर आएंगी। तो जो बिलीफ वाला है वो चोटी पे खड़ा होता है, वो गेम को पूरा देख रहा होता है और उसके सामने जितनी भी चीजें वो छोटी छोटी नजर आती हैं वो उनको पार कर जाता है, उसको आगे से भी रास्ते नजर आ रहे होते हैं। तो इसीलिए यू स्टार्ट योर इनिंग, यू स्टार्ट योर स्पेल ऑप्टिमिस्टिक वे, आप होपफुल होते हो, एक आध डिलीवरी करते हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस की एक एनर्जी आती है। आप एक आध आउट कर जाते हो या एक आध अच्छा गेंद करते हो या एक चौका लगाते हो, तो देन यू स्टार्ट बिलीविंग योरसेल्फ। इट्स जर्नी वेरी क्विक। और जो ग्रेट प्लेयर होता है वो ये रूटीन बार बार कर रहा होता है, उसके अंदर ये चीजें बार बार होती हैं। तो रेपुटेशन की जो बात आपने कही, जिसने रेपुटेशन दी होती है वो बिलीफ वाले नॉक्स उसने किए होते हैं। और इसका ये जो सफर है ये 2-4 गेंदों का या एक आध ओवर का ही होता है या एक आध बाउंड्री का होता है, वो बम करके ऊपर चला जाता है, वो बिलीफ वाली इनिंग्स खेलना शुरू करता है। एक थोड़ा सा एक जो ग्राफिक्स थे ना, अगर आप उसके फिल सॉल्ट के और जोस बटलर के चेक करें तो वो आज के मैच में भी दिखाए गए कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल लास्ट गेम इनका जो फ्रंट फुट है वो मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप की तरफ जा ही नहीं रहा। तो एक ऐसी कंसिस्टेंटली कोई टेक्निकल एरर उनके अंदर मौजूद था पहले मैच से लेकर एंड तक कि वो मुसलसल वो मिस्टेक किए जा रहे हैं। दे वर प्लेइंग अवे फ्रॉम द आई एम श्योर बैटिंग कोच भी रिग्रेट करता होगा कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया, क्योंकि बैटिंग कोच तो एक एक बॉल देख रहा होता है ना। कोई प्लेयर जो फॉर्म में लगा हुआ है उसको तो देखते ही देखता है और उसको सिर्फ वो उसकी मेंटेनेंस कर रहा होता है, और जिसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही होती उसकी वो हेल्प एंड सपोर्ट कर रहा होता है। तो आई एम श्योर बैटिंग कोच भी कह रहा होगा कि यार मैं फिलॉसफी और भी है, इसकी एक और फिलॉसफी है जी, ब्रेक। ब्रेक के बाद सना और उमर से भी पूछ लेंगे कट थ्रोट मेंटालिटी होनी चाहिए कि नहीं एज अ कोच, एज कैप्टन या अदरवाइज। टीम्स पार्टिसिपेट 18 चली गई, 2 टीमें रह गई हैं। ब्रेक से पहले हमने बात कर रहे थे कि कब किस प्लेयर को चेंज किया जाए। क्विक टेक ले लेते हैं सना और उमर से भी। आपने काफ़ी बार बोला है कि प्लेयर को बैक करना, फिर आप लोग मेंटल स्ट्रेंथ की बात भी करते हैं, फोकस की भी। एज कप्तान, एज कोच, आपको अगर पता है कि एक प्लेयर में कैपेबिलिटी है लेकिन वो मेंटली शायद वहाँ पे नहीं है जहाँ हम उसको चाह रहे हैं, वुड यू लेट गो ऑफ हिम फॉर अ ग्रेटर कॉज दैट इज अ विन? एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपको वो बैलेंस क्रिएट करना है। आप एक सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंसेस पे नहीं जा सकते, आपको उस बैलेंस को बरकरार रखना है। अगर आप शुभमन गिल की बात करें तो पिछले वर्ल्ड कप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था उनका रोहित शर्मा के साथ एज एन ओपनर, पर उनको भी बिठाया गया, उनको टीम से ही हटा दिया गया क्योंकि दूसरे लोग परफॉर्म कर रहे थे। आपको ये बैलेंस को क्रिएट करना, और एक डिफरेंस ज़रूर होता है अहलियत का। जब मैं कैप्टन थी, ज़रूरी नहीं होती कि आपने 5 अगर मैच इस एक ओपनर को दिए तो दूसरे ओपनर को भी 5 मैच आप दें, इस तरह इक्वल नहीं आप कर सकते। बट एक अहलियत की बात है, एक बंदा है जिसने बहुत दफ़ा परफॉर्म किया है, बहुत दफ़ा किया है, उसको अगर आप 5 दें, दूसरे को आप एटलीस्ट 2 से 3 मैच भी दे के उसको टेस्ट कर सकते हैं। बट एक टाइम आता है, मुझे याद है हमारा जो वर्ल्ड कप जो दूसरा गोल्ड मेडल हम जीते थे उसमें सुमैया सिद्दीकी हमारी एक प्लेयर है, उन्होंने नहीं खेला वो था पूरा टूर्नामेंट, हमने उनको फाइनल में खिलाया क्योंकि एक और प्लेयर थी, उनका कॉन्फिडेंस उस तरह से नहीं नजर, तो फाइनल मैच में हमने वो चेंज की और उन्होंने वो जिता दिया। तो आपको एट टाइम्स देखना पड़ता है, इस चीज़ को बैलेंस में लाना पड़ता है। बट जो सारी बात है कि टाइमिंग की बात है, प्लेयर की प्रोसेस की बात है, जो हफीज़ भाई बात करेंगे, अगर एक प्लेयर का पाँव ही नहीं चल रहा, उसका कॉन्फिडेंस इतना ख़राब हो गया, या एक बॉलर है उसका एक्शन ही फिनिश नहीं कर रहा, वो फॉलो थ्रू में ही नहीं जा रहा, उसको अगर आप बार बार चांस देंगे तो फिर आप खुद ज्यादती कर रहे हैं, आप अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, उस प्लेयर के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, टीम के साथ। एक चीज़ ऐसी होती है कि आपकी सब चीज़ें सही काम कर रही हैं बट सारी शॉट्स हाथ में जा रही हैं, एक आउटस्टैंडिंग कैच हो रहा है, आपसे रन नहीं हो रहे, उसको चांस देना समझ आती है। बट एक प्लेयर
उसका प्रोसेस ही ठीक नहीं है, उसी में गलती हो रही है, तो वहाँ पर फिर आप जब प्रोलॉन्ग करते हैं वहाँ मसला होता है। और एक इसमें आखिरी चीज़ सिर्फ मैं ये ऐड करूँगी कि यहाँ पर फिर कप्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सकलैन भाई बात कर रहे थे। फिर या तो विजनरी कैप्टन हो, हम इमरान खान की मिसाल देते हैं, अनलेस आपके पास फिर एक विजनरी कैप्टन हो तो फिर आप उसको ये अथॉरिटी दें कि हाँ जी तुम अपनी मर्जी से कर दो। बट अगर आपके पास वो क्वालिटी लीडरशिप में नहीं है तो फिर आपको अपने प्रोसेसेस अपने सिस्टम्स के साथ चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे चले थोड़ा ये सा- बताएं जी जी थोड़ा सा आगे जाऊंगा। यहाँ पे अगर आपका हेड कोच, बैटिंग कोच और कैप्टन ये अगर स्ट्रांग नहीं है ना, तो अगर स्ट्रांग कैरेक्टर बीच में आता है ना, तो बाज़ वक़्त ऐसा होता है जो स्ट्रांग कैरेक्टर वाला बंदा होता है ना, जो डिफिकल्ट कैरेक्टर भी जिसको कह सकते हैं साथ में, उसको ड्रॉप करते हुए इनके अंदर उतना तपड़ नहीं होता। तो आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए फैसला लेते हुए कि किसी को भी बिठाना है आप बिठा सकते हैं बात। और जो सॉफ्ट आते हैं आप उसको कभी भी बिठा देते हैं, चॉप एंड चेंज कर देते हैं। तो आपके अंदर जो आप किसी को रखें, बैटिंग कोच है, हेड कोच है और कैप्टन, वो तीनों अलाइन हो और कहें नहीं भाई इसको बिठाना है, इसको बिठाओ, उसको चांस देना है, उसको चांस दो। अच्छा चलें अब आ जाते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पे, क्योंकि दैट इज द फाइनल दैट एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। कैसे देखते हैं इस कॉन्टेस्ट को? इस जीत के बाद इंडिया का कॉन्फिडेंस, बट न्यूजीलैंड ने भी बहुत अच्छा खेला अपने सेमीफाइनल में, उन्होंने भी डोमिनेट किया साउथ अफ्रीका को। सो इट्स अ गुड मैच इन द सेंस ऑफ टीम्स परफॉर्मिंग वेल, गेटिंग द कॉन्फिडेंस, एंड two best teams of the tournament are in the final share. ओके लेट्स टेक इट दैट वे कि अगर हम ये समझते हैं कि 250 पे 250 हो सकता है, लेट्स पुट दिस वे कि यहाँ पे 250 पे 250 हो सकता है, यहाँ पे 225 से 230 भी हुआ है, वाकटे में हुआ है। लेट्स से कि यहाँ पे अगर विकेट थोड़ी अहमदाबाद की ग्रिप कर रही हो, स्पिनर को थोड़ी फेवरेबल हो, तो 200 होता है इसको, या 170 प्लस 75 प्लस होता है। सेफ स्कोर यहाँ पे 200 प्लस ही है, ये डिटरमिनेंट होगी बात। आप अगर क्या न्यूजीलैंड टॉस जीत के बैटिंग करके 250 लगाता है इन पे, या इंडिया के ऊपर 225 टांगता है स्कोर बोर्ड पे? अगर वो करता है तो ऑब्वियसली इंडिया इज गोइंग टू बी मच अंडर प्रेशर। अब ये बात भी तो बिल्कुल साबित हो चुकी है एज अ डे लाइट कि वो भी बड़ा तगड़ा आएंगे इन पे ऊपर। बट आई से दिस के आई थिंक, मुझे लगता है कि नोइंग द रीसेंट पास्ट ऑफ न्यूजीलैंड जो अभी जीत के गई यहाँ से, शायद वो बॉक डाउन हो सकते हैं इंडिया के सामने। बट इंडिया ऑल्सो हैज़ अ प्रेशर ऑफ 1.5 बिलियन पीपल। यू नो ये यहाँ पे मैच हार भी चुके हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हार भी चुके हैं, बट यू नो इसके लिए लॉट मोर प्रेशर ऑन द बोथ साइड। बट आई थिंक इंडिया आई कैन सी एज अ विनर आउट ऑफ दिस होल थिंग।